हाँ देखो, बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप बनाते हो दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशंस का। हेलो। हाँ ठीक है। तो दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशंस का फ्रीक्वेंसी तो अलग हो ही सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग हुआ तो ओमेगा भी अलग हो जाएगा, और ओमेगा अलग हो जाएगा तो ग्राफ का जिस फ्रीक्वेंसी से वो रिपीट कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। वो चेंज होगा तो फिर वेव का जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप टाइम के साथ देखते हो, सबसे पहले कौन सा डिस्कस करें? सबसे पहले 14.7 ए देखते हैं। 14.7 ए में क्या बताया गया? अ प्लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन। हाँ, एनसीईआरटी का। ठीक है। प्लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज obtained फ्रॉम इक्वेशन 14.4 with phi equal to 0. The curves 1 and 2 are for two different amplitudes a and b. ठीक है, एम्पलीट्यूड अलग होगा तो फिर ग्राफ में डिफरेंस कैसे आएगा? तो एम्पलीट्यूड अलग मतलब सपोज हमने पहला एक डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया, मतलब पहला एस एच एम कंसिडर किया जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है सपोज। और दूसरा जो है दैट इज बी टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है अगर, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप ले लो 4 टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव और 6 टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ऐसे में इसका जो ग्राफ बनेगा वो ज़्यादा, ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट +4 से लेके -4 तक वैरी करेगा, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट वैरी करेगा +6 से लेके -6 तक, है ना? तो फिर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देखता हूँ यहाँ पे, एक्स और टी का ग्राफ देखता हूँ, तो वो ग्राफ x1 के लिए सपोज अगर ऐसा आ रहा है तो x2 के लिए ऐसा आएगा। ज़्यादा ऊंचा जाएगा या फिर ज़्यादा नीचे जाएगा, है ना? ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x2, और ये हो गया x1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? हाँ ठीक है। अब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्यों कहते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ग्राफ में कैसे आएगा? ग्राफ से देखो, ग्राफ से आपको क्या पता लगता है? ग्राफ से हमें ये पता लगता है कि साइकिल कितना लंबा है। मतलब ये पूरा एक साइकिल हुआ, ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो हो जाएगा टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड टी अगर मेरे को पता है तो उसमें से ये है टाइम पीरियड टी, और टी अगर मेरे को पता है तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ इस रिलेशन से, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और ओमेगा ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। क्यों एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी हुआ, तो फिर ये 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब ओमेगा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। ठीक है, एंगुलर स्पेसिफिकली क्योंकि ये एंगल में आ रहा है ना, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये था पहला वाला ग्राफ। दूसरे वाले ग्राफ में क्या दे रखा है? दूसरे वाले ग्राफ में ये दे रखा है कि प्लॉट ऑब्टेन्ड फॉर कर्व्स 14.7 बी में जो दो ग्राफ्स दे रखे हैं उनमें डिफरेंस है
इनिशियल फेज़ या फेज़ कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था जब मैं इस तरीके से एसएचएम का इक्वेशन लिखता हूँ तो यहाँ अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो हमें फेज़ बताता है, ठीक है। और ये जो फाई है ना, ये बताता है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे फेज़ कितना है, तो इसीलिए इसको इनिशियल फेज़ भी कहते हैं, इनिशियल फेज़ या फिर फेज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो एसएचएम है जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बस फेज़ अलग है, तो उनका ग्राफ कैसा दिखेगा, ठीक है। तो वो भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। अगर हमारे पास पहला एसएचएम है x1 ऑफ t, x1 of t which is equal to 4 cos omega t, और दूसरा एसएचएम है 4 cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि पाई बाई 2 कर, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है उसी के हिसाब से चलते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 अगर है, ठीक है। तो इसके और इसके ग्राफ में डिफरेंस क्या आएगा? सबसे पहली बात तो 4 कॉस ऑफ ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट इज़ 4, ये मैक्सिमम से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट आउट होगा, ठीक है। और जो दूसरी तरफ आपके पास ये है 4 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है। मैथ्स में अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये याद होगा कि अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ मेरे को निकालना है, तो इसका मतलब मेरे को एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को ए यूनिट्स टू द लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इसको वैसे अगर कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगर इसको पीछे मूव करना पड़ेगा, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कितना पीछे मूव हो रहा है, पहले इसको मेरे को इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, मतलब ओमेगा कॉमन लेके सिर्फ टी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, तो इसको मैं उस तरीके से लिखूँगा, ये होगा ये होगा 4 टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 ओमेगा, ठीक। अब मेरे को ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ कंपेयर करना है। बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज इक्वल टू x1 ऑफ टी प्लस पाई बाई 4 ओमेगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं t की जगह t प्लस पाई बाई 4 ओमेगा रख देता हूँ तो मेरे को ये मेरे को x2 ऑफ t मिल जाएगा, है ना। तो अब x2 ऑफ t का ग्राफ अगर मेरे को बनाना है, मतलब बेसिकली मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, x1 ऑफ t प्लस पाई बाई 4 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ली होती तो फिर मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्लॉट कर पाता, बट ठीक है, ऐसे भी हम प्लॉट कर पाएंगे। t प्लस पाई बाई 4 ओमेगा का मतलब है ये पाई बाई 4 ओमेगा यूनिट्स पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे एक साइकिल का लेंथ कितना है, एक साइकिल का लेंथ मैंने आपको बताया था कितना होता है, कैसे देखेंगे। एक साइकिल यानी कि दोबारा से सेम पोजीशन कब वापस आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये हो गया एक साइकिल, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 1 टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का डिस्टेंस ये है टी विच इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। मेरे को क्या करना है, इसी वाले ग्राफ को टू द लेफ्ट मूव करना है, कितने यूनिट से, पाई बाई 4 ओमेगा। तो फिर ये टी के टर्म्स में कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये टी है, तो फिर पाई बाई 4 ओमेगा कितना होगा, ये टी बाई 8 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो इसी ग्राफ में फर्दर देखते हैं, ये 2 पाई बाई ओमेगा है या फिर ये टी है, ठीक है। तो इतना पार्ट कितना होगा, टी बाई 2, इतना हिस्सा होगा
T/2, ये हो गया T/2, ठीक है। और अगर ये T/2 है तो फिर ये वाला हिस्सा जो है ये हो जाएगा T/4। मतलब अब मेरे को अगर x2 का ग्राफ प्लॉट करना है तो मेरे को x1 के ग्राफ को, ये जो π/4 ओमेगा लेफ़्ट मूव करना था मेरे को, लेफ़्ट मूव करने का मतलब ये T/8 यूनिट्स पीछे मूव करना है, मतलब T/4 का भी आधा हिस्सा मेरे को पीछे मूव करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे अगर इसी चीज़ को मैं और बड़ा कर दूँ, ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं और बड़ा कर देता हूँ तो ये जो डिफरेंस है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो ये डिफरेंस है, ये है T/8 का, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो ये ग्राफ फिर क्लियर है। आप एक और बार मेरे से पूछ लो, क्या पूछ रहे थे आप? ठीक है, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं सारी चीज़ें, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था। हम्म, ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वापस से डिस्कस कर रहा हूँ कि डिस्प्लेस हम SHM कब कहते हैं किसी ऑसिलेटरी मोशन का, जब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, नहीं उसके बाद सैटरडे की भी तो क्लास, मतलब ये वेडनेसडे की भी तो क्लास हुई ना। नहीं, KTG तो कंप्लीट हो गया था ना, वेडनेसडे SHM किया था। वेडनेसडे, एक सेकेंड, वेडनेसडे क्या कह रहा हूँ, कल, कल की बात कर रहा हूँ, मतलब सैटरडे की बात कर रहा हूँ, हाँ कल। वेडनेसडे को KTG किया था, कल हमने ऑसिलेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो देखो, हाँ हाँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो बेसिकली पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो पीरियोडिक मोशन हो जाता है। ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा पीरियोडिक मोशन है जिसमें जो रिपीटेशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट, एक पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट अगर टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स थी। अब ये अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो इसमें अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि टाइम पीरियड क्या है। तो सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, वो ये उसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन की खास बात क्या होती है कि मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स ज़ीरो होता है, और मीन पोजीशन से जब भी कहीं और ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट पे हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि उसको मीन पोजीशन तक ले जाता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर वो मीन पोजीशन पे है, ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट अगर अपना ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करता है तो ये यहाँ से यहाँ तक किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा, फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा मूवमेंट, पूरा ये मोशन हुआ, दिस दिस इज़ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन।
तो इस पूरे में जितना टाइम लगा उसको हम कहते हैं टी टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसी में फिर आप समझ सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो इसमें इसको कितना टाइम लगा होगा। देखो यहाँ नहीं, t/2 नहीं लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ नहीं 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 नहीं, डिपेंड भी नहीं करेगा, ये देख के आप बताओ, ठीक है। मैं एक सेकेंड, मेरे पास डायग्राम होगा इसका। ठीक है, चलो वैसे तो इस डायग्राम में लिखा ही हुआ है कैसा है, बट हो ये रहा है कि पहले जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ तक गया, फिर उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे वापस आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट वापस आया। अब हो गया कंप्लीट, मतलब इसको अगर x बोलूँ, x टाइम बोलूँ, ये भी x टाइम है, ये भी x टाइम है, ये भी x टाइम है, एंड 4x इज इक्वल टू टी, तो फिर ये हो गया t/4, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया t/4, फिर वापस आया t/4, t/4, ठीक है। अब हाँ, यहाँ से लेके फिर यहाँ पे आया तो ये टोटल हो जाएगा t/2, ठीक है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स थे ऑसिलेशन के। अब ऑसिलेशंस में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन होता है जिसमें कि द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज गिवन बाय a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। एक सेकेंड ना, हाँ हेलो। हाँ, तो जब भी ऐसा इक्वेशन होता है तो हम कहते हैं कि ये जो मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। अब अगर एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन ये नहीं होता, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है एक ऐसा मोशन जिसमें द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे फोर्स इक्वेशन आ जाता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उस पर फोर्स एक्टिंग, नेट एक्टिंग फोर्स इस तरह का है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स का एक्सप्रेशन लिखूँ ना वो ऐसा ही आता है, ठीक है। लेकिन जनरली इस डायरेक्शन से यहाँ जाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए एन में एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ये यूज़ किया गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट इस टाइप का होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी स्टार्ट करके मैं फोर्स तक जा सकता हूँ, वो हमने किया था लास्ट क्लास में। कैसे? अगर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी मेरे को पता है तो फिर मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी आ जाता है माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। एंड ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। इसी चीज़ को फिर फर्दर अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, एक मिनट रुको यार, हाँ हेलो। देखो, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को मैं ये माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूँ। इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब माइनस। कैसे? आप सोचो,
साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, यहाँ से मैं कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कॉस इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो फिर साइन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जनरली क्या है, ये वेलोसिटी का जब मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना, तब मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप माइनस साइन लगाते हो ना, मेरे को पता है स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस हिसाब से वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिखने के लिए, जो v है, v ऑफ t का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिखने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फर्दर ये वेलोसिटी अगर मेरे पास है तो फिर मैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या हो रहा है, हाँ, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसको अगर मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा। फोर्स भी अब ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम ही आता है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस, अब इससे पहले कि मैं इसको फर्दर लिखूँ, आप यहाँ पे देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ए और कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को अगर आप कंबाइन कर दो तो फिर वो एक्स बन जाता है, तो एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन होता है, ये भी एक डेफिनेशन है एस एच एम का कि एक्सेलरेशन वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड ये चीज़ फोर्स का एक्सप्रेशन फिर क्या आ जाएगा, फोर्स विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये एम ओमेगा स्क्वायर, एम पॉजिटिव, ओमेगा भी पॉजिटिव, तो ये दोनों मिला के एक और पॉजिटिव कांस्टेंट बन जाते हैं, तो इसको हम के से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ माइनस के एक्स। ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये मतलब ये ऐसा नहीं 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 नहीं, इसको देखो, ये इसको आप देखो, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग चीज़ें मीन करता है। ये जैसे कि अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हो ना, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ये जो के है, के रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को। ठीक है, बट एस एच एम में ऐसा जिसका कोई अलग से यूनिवर्सल सा मीनिंग नहीं है, यूनिवर्सल सा नाम नहीं है, आप इसको फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, ये भी एक फोर्स कांस्टेंट ही है एक तरीके से। ठीक है, कभी भी ये इक्वेशन अगर आपको दिखे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो एस एच एम है। बेसिकली ये हो, या फिर ये हो, या फिर ये हो, ये तीनों ही एस एच एम के ही फीचर्स हैं। ठीक है, अब इसमें फर्दर कुछ और चीज़ें हैं कि ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये जो अंदर जो ये पूरा एंगल बन रहा है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको इसको फेज़ कहते हैं। ये जो फाई है, ये मैंने आपको बताया, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो फेज़ होता है दैट इज इक्वल टू फाई, राइट, इसीलिए इसको इनिशियल फेज़ या फिर फेज़ कांस्टेंट भी कहते हैं, इनिशियल फेज़ या फिर फेज़ कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो ए है, ए हमें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि देखो ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ए, मिनिमम वैल्यू माइनस है। ठीक है, तो ये बताता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी इक्वल टू ए, तो इसलिए ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी इज अ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टी प्लस फाइव इज द फेज, एंड फाइव इज द फेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब हाँ, एक और चीज़, नहीं, ये सब था।
थोड़ा बहुत हमने पीरियड निकालने वाले क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे कि अगर हमें फंक्शन दे रखा है तो उसका हम पीरियड कैसे बताते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कब कहते हैं, जब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से अगर मैं लिख सकूँ तो ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से फंक्शन ऑफ कॉस हो या फंक्शन ऑफ साइन हो एक ही बात है, क्योंकि साइन फंक्शन ऑफ साइन को मैं फंक्शन ऑफ कॉस में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कॉस हो तो वो बेसिकली होता यही है, एक सिंगल कॉस फंक्शन ही होता है। इसको मैं डायरेक्टली लिख भी सकता हूँ एज अ सिंगल कॉस फंक्शन। कैसे लिख सकता हूँ अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जहाँ पे ए ये है और बी ये है, ठीक है। तो इसको मैं रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करता हूँ तो ये 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर फिर मैं इसको 1/√2 को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ π/4 साइन ओमेगा टी, मतलब ठीक है साइन में कन्वर्ट नहीं करना है मेरे को, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं इसको साइन ही लिख देता हूँ। ये हो जाएगा साइन ऑफ π/4 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ π/4 कॉस ओमेगा टी। साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, लेकिन एक माइनस साइन है तो √2 टाइम्स माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4, ठीक है। लेकिन मेरे को अभी एकदम प्रॉपर उस फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं फर्दर और ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन को अगर मेरे को अंदर भेजना है तो कॉस माइनस कब होता है, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा करूँ अगर, तो वो भी माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है। वो कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो एक्स ऑफ टी कैन बी रिटन एज बीइंग इक्वल टू √2 टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4 प्लस पाई, ठीक है। तो अब ये a टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में आ गया। तो ये SHM है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता है। एम्पलीट्यूड इज़ √2, एम्पलीट्यूड इज़ √2, फेस कांस्टेंट इज इक्वल टू पाई प्लस π/4 विच इज़ 3π/4, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या ये SHM है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और क्लोजली देखो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से मैं हमेशा इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकता हूँ ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो हाँ, ये एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रहा है, बट ये SHM मीन तो कर सकता है। कैसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन पोजीशन 1/2 के अबाउट ऑसिलेशंस को, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, ये हाफ को मैं अगर दूसरे साइड ले जाऊँ और मैं अपना एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लूँ y ऑफ टी, ठीक है। तो अगर y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी माइनस हाफ, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस हाफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। और अभी भी मैंने आपको बताया माइनस अगर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ टाइम्स कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो अब y ऑफ टी रिप्रेजेंट तो मतलब ये दिख तो रहा है एकदम SHM के इक्वेशन जैसा। बेसिकली क्या था कि यहाँ पे अगर x ऑफ टी इस चीज़ को मीन कर रहा है तो दिस रिप्रेजेंट्स SHM अबाउट द पॉइंट हाफ, ठीक है। अगर x ऑफ टी a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है, देन दिस रिप्रेजेंट्स SHM अबाउट, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए, हाँ अगर ये इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है, देन दिस रिप्रेजेंट्स SHM
अबाउट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ था, दिस रिप्रेजेंट्स एस एच एम अबाउट एक्स इज इक्वल टू हाफ, हाफ के अबाउट, या तो हाफ से ज़्यादा होएगा या तो हाफ से कम होगा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, इस तरीके से वेरी करेगा। इसको और एकदम प्रॉपरली अगर फॉर्मेट में लिखना है तो मैंने जैसे बताया इस तरीके से आप लिख सकते हो। इससे आपको एम्पलीट्यूड, फेज सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ठीक, अब देखो एस एच एम को एनालाइज करने का, ये अभी अभी हमने जो ऐसे फॉर्मूले डिराइव किए हैं, एक ये तरीका तो है ही, बट इसका एक और अच्छा सा तरीका है कि अगर हम इसे एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सोचें, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है कि एस एच एम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही स्पेशल सा रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है। इस तरह के, मतलब ये किसी एक ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री है। मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इधर पॉइंट पी पे है, ठीक है। तो अगर ये मेरा ओरिजिन है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा, ठीक है। तो लेट्स से ये ओ है, दिस इज़ दी एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ दी वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को मैं पी से अगर रिप्रेजेंट करूँ, देन ये है उसका पोजीशन वेक्टर ओ पी। मान लेते हैं ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो फाई है, ठीक है। अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसको रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपको विजुअलाइज करना है तो एक हॉरिजॉन्टल बोर्ड पे एक स्ट्रिंग पे अटैच करके किसी चीज़ को घुमाओ, ठीक है। तो जब आप घुमाते हो ऊपर से आप देखोगे, अगर अगर ये चीज़ को आप ऊपर से देखोगे तब तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर आप यहाँ से देखते हो, साइड से देखते हो ना, साइड से आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये चीज़ तो बेसिकली ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे एक टेबल पे। इसी चीज़ को अगर मैं साइड से देखूँ तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से मूव करेगा ना, और मैं इस चीज़ को अगर साइड से देखता हूँ ना, तो मेरे को तो बस ऐसा नज़र आएगा कि ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर नीचे, हाँ, इस तरीके से मूव कर रहा है बस, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि बेसिकली अगर कोई चीज़ इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर मैं उसको सामने से देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऊपर से देखूँ तो मेरे को क्या नज़र आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो सिर्फ इधर से इधर इसी तरह मूव कर रहा है ना। ये होता है इसलिए क्योंकि जब मैं इस डायरेक्शन से देख रहा होता हूँ ना, तो मेरे को ऑब्जेक्ट का पूरा मोशन नहीं दिखता है, मेरे को सिर्फ ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन दिखता है अलोंग द डायमीटर, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट का अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूँ डायमीटर पे, तो जो मोशन मेरे को दिखेगा ना वो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। कैसे? देखो, अगर ये इस तरह यूनिफॉर्मली सर्कल सर्कल में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली अगर सर्कल में मूव कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओमेगा ओमेगा, ठीक है। तो अगर इस सर्कल का रेडियस ए है, मतलब वो जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस सर्कल का रेडियस ए है, देन मेरे को क्या पता है कि जो इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, थोड़ा पेन दिक्कत दे रहा है मेरे को।
हेलो। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का अगर मैंने प्रोजेक्शन लिया ऑन एनी डायमीटर, कोई से भी डायमीटर पे, तो वो जो प्रोजेक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, प्रोवाइडेड दैट कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑफ रेडियस ए एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं देखूँ ओरिजिन के साथ, सपोज इसको मैंने ओरिजिन ले रखा है, सपोज ये जो एंगल बना रहा है दैट इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, सपोज मैं इस टाइम पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन ऑन दी एक्स एक्सिस क्या होगा, को मैं इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ, इसका पोजीशन ऑन दी एक्स एक्सिस विल बी एट दिस पॉइंट पी डैश। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ that will be at this particular point t is equal to 0 पे it will be equal to कितना होगा, ये a है और ये फाई एंगल बना रहा है, तो फिर OP डैश विल बी इक्वल टू OP डैश विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, OP डैश दैट विल बी इक्वल टू a टाइम्स cos ऑफ फाई। राइट, अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो ये बीच का एंगल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी। राइट, यही होता है ना। तो ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जो था ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे किया है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद t टाइम के बाद ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, इसको मैं q बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं q बोल देता हूँ। इस पॉइंट को मैं q बोल देता हूँ। ठीक है, टाइम t के बाद वहाँ पे आ गया, अगर वो टाइम t के बाद वहाँ पे आ गया तो इसने जो एंगल यहाँ पे ट्रेस किया होगा अपने इनिशियल पोजीशन से डैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। राइट, तो अब q का अगर मेरे को लिखना है, q का प्रोजेक्शन अगर मैं लेता हूँ ऑन दी एक्स एक्सिस, q इज़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। ठीक है, तो q का अगर मैंने प्रोजेक्शन लिया एक्स एक्सिस पे, जो पॉइंट आएगा q डैश, तो ओ क्यू डैश कितना आएगा, ये आएगा a टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि ये हाँ फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, फाई नॉट, फाई नॉट। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एंड क्यू एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये कोई भी एक रैंडम टाइम पे इसका पोजीशन है, तो रैंडम टाइम पे इसका पोजीशन अगर ये आ रहा है और ओ क्यू डैश अगर मैं इसको ओरिजिन बता एज्यूम कर लूँ, और ये जो क्यू डैश पॉइंट है यही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक तरीके से फ्रॉम दी ओरिजिन, ओ क्यू डैश विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी ओरिजिन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ। ठीक है, तो फिर अगर इसी चीज़ को मैं x बोल दूँ देन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जो कि एस एच एम का इक्वेशन होता है। तो एटलीस्ट हमने ये दिखा दिया कि हाँ बाकी चीज़ें तो चलो डिफ्रेंशिएट करके निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे यहाँ पे हम प्योरली इस तरीके से देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में हम बाकी चीज़ें कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये तो हमने प्रूव कर दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसका अगर मैंने प्रोजेक्शन लिया ऑन एनी ऑफ द डायमीटर, ये एक्स पे लिया है, एक्स की जगह अगर आप वाई पे लेते हो ना तो भी ऐसा कुछ आ जाएगा। बस डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप इस वाले एंगल को फाई बोलते हो ना तो वाई पे जो प्रोजेक्शन आएगा उसमें कॉस की जगह साइन आ जाएगा, बट साइन और कॉस तो इंटरचेंजेबल है, पाई बाई टू का डिफरेंस है। ठीक है, तो साइन से कॉस में तो आप जा सकते हो, तो फिर वहाँ पे भी आप दिखा सकते हो कि इधर भी इस वाले डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन है वो भी एस एच एम परफॉर्म कर रहा होगा। इनफैक्ट कोई सा भी रैंडम डायमीटर आप लेते हो ना, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है ऑन दैट डायमीटर दैट दैट विल बी परफॉर्मिंग एस एच एम।
SHM और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस SHM का, इस SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, सेम एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एनसीईआरटी का ये एग्जांपल देख लेते हैं। आपको ये फिगर गिवन है, फिगर गिवन बिलो, ये एनसीईआरटी का चौथा एग्जांपल है। फिगर गिवन बिलो depicts two circular motions. The radius of the circle, the period of revolution, the initial position, and the sense of revolution are indicated in the figures. Obtain simple harmonic motions of the x projection of the radius vector of the rotating particle p in each case. ठीक है, तो नहीं मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है इसको। तो इसमें आप देखो, पहले वाले केस का देखो, इसका देखो, इसमें इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ ना। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ π/4। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन है p एट t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 पे ये जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्रीज है। ठीक है, एंड ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में ओमेगा है, ओमेगा इज इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा है। ठीक है, तो अब मेरे को अगर इसका प्रोजेक्शन लेना है, सबसे पहली बात तो किसी भी टाइम टी पे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, इसका मैं प्रोजेक्शन लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेट्स से टाइम टी पे वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाता है, दिस इज पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इस टाइम पे इसका अगर मैंने प्रोजेक्शन लिया, तो ये जो प्रोजेक्शन आएगा, ये जो एक सेकंड, ये जो प्रोजेक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये है ओमेगा टी। ठीक है, तो ये ओमेगा टी प्लस 45 डिग्रीज आ जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ पे हाँ एम्पलीट्यूड भी हमें दे रखा है, एम्पलीट्यूड ए है, रेडियस ए है, तो फिर ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 डिग्रीज। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, अब मेरे को सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। हाँ, दिस इज एक्स ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, मतलब ये एक्स प्रोजेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स प्रोजेक्शन टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है। एम्पलीट्यूड ए है, इनिशियल फेज ये इतना है, एंड ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इसी की जगह जो दूसरा वाला केस है, दूसरे वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरे वाले केस में आपको मोशन, पहली बात तो मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और दूसरी बात एंगल्स भी अलग हैं। ठीक है, तो ये मैं दिखाता हूँ। इस केस में ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहा है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो दिस इज़ द पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, और दूसरी बात ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। बोलो। फ्रेम ऑफ मोशन तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बीच में ले लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहीं से भी देखो, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, वो सिंपल हार्मोनिक ही रहेगा, अनलेस तुम ऑब्जेक्ट के ऊपर से ही देखते हो, फिर तो आपको लगेगा कि कुछ मोशन हो ही नहीं रहा है, बल्कि आपके सराउंडिंग्स का मोशन फिर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट करा, फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ कहाँ पे आ गया होगा, इधर कहीं आ गया होगा। लेट्स से टाइम पी एट टाइम टी इज इक्वल, दिस इज द पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन किया, टाइम टी पे अगर ये यहाँ पे आ रहा है,
तो फिर ये वाला एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक्स में प्रोजेक्शन लूँ, नहीं नहीं अभी देखते जाओ, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन अगर मैं लूँ तो ये कितना है, ये हो जाएगा this distance x projection will be a sin omega t, a sin, यार a sin ओमेगा टी। ओमेगा टी ही होगा क्या? क्या मैंने ये चीज़ करेक्ट लिखी है? ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे एक गड़बड़ किया है मैंने। क्या गड़बड़ किया है? नहीं, देखो एम्पलीट्यूड और टाइम का रिलेशन ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो टाइम बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट चलो बढ़ तो रहा है, बट एट द सेम टाइम ये जो ओमेगा टी है ना, अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये और दूर जा रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से फिर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे यहाँ प्लस की जगह माइनस लेना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, तो आइडियली इसको करने का तरीका ये है कि क्योंकि मैं एक्स एक्सेस के साथ प्रोजेक्शन ले रहा हूँ ना, तो मेरे को ये वाला एंगल लेना चाहिए। ठीक है, ये ओमेगा टी है, तो मेरे को हाँ ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, दैट इज़ π/2 माइनस ओमेगा टी। तो अगर ये π/2 माइनस ओमेगा टी है, तो अब मैं इस वाले प्रोजेक्शन को इधर ऐसे लिख सकता हूँ, दैट दिस इज एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में मेरे को लाने के लिए यहाँ से माइनस को रिमूव, मतलब ठीक है इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, बट बेटर होता है कि आप इसको ऐसे लिख दो, ओमेगा टी प्लस फाई के टर्म्स में लिखो, तभी जाके आप इसका फेस कांस्टेंट और सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूँगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा ये बेसिकली, ये भी कॉस ऑफ माइनस थीटा है, इसको कॉस ऑफ, इसके आर्ग्यूमेंट को मेरे को प्लस करना है। आर्ग्यूमेंट को मैं प्लस कैसे कर सकता हूँ? कुछ नहीं करना है, आप देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो माइनस आप एब्जॉर्ब कर लो कॉस कॉस में, तो ये ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, अब जब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, तो फिर मैं कह सकता हूँ जो इसका फेस कांस्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू फाई इज इक्वल टू π/2। बाकी एम्पलीट्यूड वगैरह तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा ही था। ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हो, तब लिखने का क्या है। ठीक है, अच्छा अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, हमने देख लिया कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर वाला मॉडल है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन की तरफ से अगर हम देखें एसएचएम को, तो उस चीज़ को यूज़ करके हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं वो आप देखो। बेसिकली हम सेम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट विद द सेम डायग्राम। सपोज हमारे पास ये सेम डायग्राम है। ठीक है, अब मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया। इस वाले लाइन का जब मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ तो मेरे को एक एसएचएम करने वाले ऑब्जेक्ट का
डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, अब वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूँ? तो वेलोसिटी के लिए मेरे को ये देखना है कि इसका जो एक्स एक्सेस पे प्रोजेक्शन है ना, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, हमें पता है कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या हो रहा है, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसकी खुद की वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल। ठीक है, इसकी खुद की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी v, एंड v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा टाइम्स ए। राइट, अगर ए रेडियस ऑफ द सर्कल है तो वेलोसिटी विल बी ओमेगा टाइम्स ए। अच्छा, अब देखो, ये यहाँ पे जो एंगल है वो अगर फाई है, देन ये वाला एंगल भी फाई होगा। ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाई हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 माइनस फाई है तो इसका x कंपोनेंट का वेलोसिटी हो जाएगा v cos ऑफ 90 माइनस फाई। ये जो है ये हो जाएगा v cos ऑफ 90 माइनस फाई। तो ये कितना है, वेलोसिटी का x डायरेक्शन, बेसिकली इसका यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है ना वो इतनी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा होगा, मतलब ये कंपोनेंट जो मैंने निकाला ये इसका ही वेलोसिटी बता दे रहा है मेरे को। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा v cos ऑफ 90 माइनस फाई के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया v साइन ऑफ फाई। ठीक है, अब ये जो फाई होता है ना, फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, फाई विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सम इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो भी फेज था या जो भी स्टार्टिंग पोजीशन पे, स्टार्टिंग टाइम पे जो इसका एंगल था। ठीक है, तो मेरे को पता है दैट फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर मैं फाई नॉट को बोल रहा हूँ फेज कॉन्स्टेंट, देन दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, इन जनरल मेरे को इसको फाई नहीं लिखना चाहिए था, मेरे को इसको डायरेक्टली लिखना चाहिए था कि इट इज़ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा टी प्लस फाई। किसी भी टाइम पे जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो तो हमेशा यही होगा ना, एक स्टार्टिंग एंगल जहाँ से उसने स्टार्ट किया है प्लस ओमेगा टी। ये क्लियर है ना? तो इस चीज़ को फिर मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकता था। ठीक है, बट एनीवे इस चीज़ को अगर मैं बाद में अकाउंट करता हूँ तो भी वैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज़ फाई, तो ये ऐसा आ जाता है विच इज़ इक्वल टू वी साइन ऑफ फाई, एंड फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो देयरफॉर v as a function of time comes out to be equal to, और v further it is equal to omega a, तो it is equal to omega a sin of omega t plus phi naught। ठीक है, अगेन ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट टू दी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैं एक माइनस साइन लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो SHM में भी हमने यही डिराइव किया था, वी ऑफ टी माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज। यहाँ पे भी सेम आ गया बिना कुछ कैलकुलस किए। हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे डिस्प्लेसमेंट मैंने किस चीज़ को बोला है, डिस्प्लेसमेंट इज द नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आप नहीं देख रहे हो, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट है उसका एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो हाँ, ऑब्जेक्ट का तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में, लेकिन फ्रॉम दिस ऑरिजिन ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के लिए भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे जो इसका प्रोजेक्शन है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, ये वाला एंगल, और ये एंगल तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया दिस इज इक्वल टू फाई। तो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ फाई, राइट। तो जो प्रोजेक्शन है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, और फर्दर क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फिर ये भी एक माइनस साइन के साथ आएगा, तो इधर भी एक माइनस साइन में लगा दूंगा। ठीक है, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दिस इज द एक्सेलरेशन विद टाइम। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, बट देखो यहाँ पे बिना कैलकुलस यूज़ किए, बिना कुछ डिफ्रेंशिएट किए भी हम सेम चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब इन्हीं का अगर मैं ग्राफ बनाऊं और इनके इनके इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं, तो देखो हमने क्या क्या निकाला, दैट डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज हाँ हेलो, देखो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ, सॉरी कॉस नहीं, साइन, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब देखो मेरे को इसको और इसको कंपेयर करना है। देखो एक्स ऑफ टी भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है, वेलोसिटी भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है, दोनों चीज़ें बोथ क्वांटिटीज़ आर वैरिंग साइनोसॉइडली विद टाइम। लेकिन मेरे को इन दोनों का ग्राफ्स को कंपेयर करना है कि ग्राफ्स में कितना डिफरेंस आएगा। ये पहला डिफरेंस तो ये है कि इनका एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है, एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड ए ओमेगा है। बाकी इनके ग्राफ्स में रिलेटिव, हाँ हाँ साइन कॉस तो है, तो रिलेटिवली कितना डिफरेंस है, मतलब अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब इसी ग्राफ के रेस्पेक्ट में मेरे को इसी को प्लॉट करना है साथ के साथ, तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा, लेकिन ये कितना आगे या कितना पीछे होगा, शिफ्ट होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है ना, इसको फेज डिफरेंस कहते हैं, और वो फेज डिफरेंस मेरे को निकालना है अगर, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो बेसिकली मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को, पहली बात तो इसी तरीके से लिखूँ। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर भी मैं प्लस लाऊंगा, और इधर कॉस है तो इधर भी मैं कॉस लाऊंगा। फिर उसके बाद अंदर एंगल्स में जितना डिफरेंस होगा वो हो जाएगा फेज डिफरेंस। समझे बात? फेज डिफरेंस क्लियर है? फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो देखो एक ये ग्राफ है आपके पास, और सपोज़ एक और ग्राफ है आपके पास इस टाइप का, जो यहाँ से स्टार्ट होता है इधर जाता है यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये पहले वाले का आप देख के बता सकते हो, इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स,
ठीक है, और दूसरा वाला जो ग्राफ है दैट इज़ y इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, वैसे देखने में, वैसे कहने को तो ये दो अलग फंक्शंस हैं, लेकिन देखने में इन दोनों के ग्राफ सिमिलर हैं। इनफैक्ट ये जो साइन एक्स वाला ग्राफ है, अब मेरे को पता है जो फंक्शंस का ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत मेरे को पता है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मेरे पास है, उससे मैं अगर एफ ऑफ एक्स प्लस के का ग्राफ बनाता हूँ, तो बेसिकली इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो मेरे को एफ ऑफ एक्स प्लस के का ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो साइन का ग्राफ है, इसी में अगर आपने x प्लस पाई बाई टू कर दिया, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई टू अगर आप निकालो, ठीक है, ये तो चलो आपको फॉर्मूले से भी पता है, बट अदरवाइज प्लस पाई बाई टू, मेरे को पता है कि ये और ये वाला जो ग्राफ है, अब देखो इसका मिनिमम और इसका मिनिमम जहाँ आ रहा है ना, ये जो डिस्टेंस है ये पाई बाई टू है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज़ पाई बाई टू। तो अगर मैंने यहाँ पे पाई बाई टू ऐड कर दिया तो ये वाला ब्लू वाला ग्राफ पाई बाई टू यूनिट्स पीछे खिसक जाएगा, तो फिर सेम ग्राफ में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सेम ग्राफ बन जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। समझे? दो फंक्शंस को अगर मैं सेम बनाने के लिए जो मेरे को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में फेरबदल करना पड़ रहा है ना, वो होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अब वही चीज़ आप देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। पहली बात तो माइनस को अगर मेरे को अंदर ले जाना है, साइन से पहले मेरे को कॉस बनाना है और फिर माइनस भी ले जाना है, तो इसको मैं पहले तो ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और फर्दर अब मेरे को माइनस अंदर ले जाना है, तो उसको मैं कैसे ले जा सकता हूँ, माइनस अगर मेरे को अंदर ले जाना है तो फिर मैं या तो पाई प्लस थीटा लिख दूँ या पाई माइनस थीटा लिख दूँ। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, मैं पाई माइनस थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये हो गया वी ऑफ टी, ये वी ऑफ टी था, और एक्स ऑफ टी है ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई टू। ये देख के आप क्या कह सकते हो, इसको और इसको देख के आप क्या कह सकते हो कि बेसिकली वी ऑफ टी और एक्स ऑफ टी में इन दोनों का जो फेज़ है, फेज़ सेम है, बस डिफरेंस है पाई बाई टू का। ठीक है, तो एस एच एम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में पाई बाई टू का फेज़ डिफरेंस होता है, फेज़ डिफरेंस, जिसको कि समटाइम्स डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, बिटवीन v एंड x, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, फर्दर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मेरे को पता रहता है, ठीक है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, फिर से मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है, तो पहले मैं माइनस को एब्जॉर्ब कर लूँगा अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा लिखूँगा इस बार। ठीक है, क्यों लिखूँगा, क्योंकि देखो फेज डिफरेंस अगर मेरे को कंपेयर करना है, मतलब मेरे को ये जो लेफ्ट ओवर टर्म्स है ना, पहले तो मेरे को ये लिखना है और इसके साथ में प्लस माइनस कोई और चीज़, तो मेरे को ओमेगा टी प्लस फाइव लाना है अंदर, ओमेगा टी प्लस फाइव को वैसा का वैसा रखना है। यहाँ पे अगर माइनस हो गया तो फिर मैं फेज डिफरेंस नहीं बता पाऊँगा, राइट। अगर मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी और कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी, ये देख के आप थोड़ी बोलोगे कि इन दोनों में फेज डिफरेंस ज़ीरो है, फेज डिफरेंस इज़ नॉट ज़ीरो ओवर हियर। तो इन दोनों में आप फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेम चीज़ें लाओ ना, पहले कॉस ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ और कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी, कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस माइनस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ सॉरी कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी, चलो
मैंने स्टार्ट ही गलत एग्जांपल से किया है, ठीक है। बेटर एग्जांपल वुड हैव बीन कि अगर मैं cos ऑफ ओमेगा टी एंड cos ऑफ लेट्स से, क्योंकि cos ऑफ ओमेगा टी cos ऑफ माइनस ओमेगा टी का तो चलो वो तो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है, उनमें कोई फेस डिफरेंस नहीं है, वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। वो मैंने एग्जांपल गलत दे दिया वहाँ पे। आप मेरे को एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए था कि अगर मैं साइन की बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी, इनमें फेस डिफरेंस ज़ीरो नहीं है, ठीक है, इनमें फेस डिफरेंस है। और वो फेस डिफरेंस निकालने के लिए आपको पहले ओमेगा टी सेम बनाना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस जो भी चीज़ है वो हो जाएगा फेस डिफरेंस। समझे बात को? ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा। ओमेगा टी प्लस फाइव ऑलरेडी है तो इसको मैं वैसा का वैसा रहने दूंगा, प्लस माइनस कोई और चीज़ आए तो वो हो जाएगा फेस डिफरेंस। तो ये माइनस को अंदर ले जाने के दो तरीके हैं, पाई माइनस थीटा लिखूँ या पाई प्लस थीटा लिखूँ, क्योंकि कॉस वाला फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैंने पाई माइनस थीटा लिखा होता तो ये माइनस हो जाता, फिर मैं फेस डिफरेंस नहीं बता पाता ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ। तो ओमेगा टी प्लस फाइव को मेरे को वैसा का वैसा रखना है, इसलिए मैं पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो ये सेम है और ये हो जाएगा डेल्टा फाइव। बहुत थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो डेल्टा फाइव कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है। तो अब देखो एक्स से वेलोसिटी में अगर आते हैं तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। एक तरीके से आप बोल सकते हो वेलोसिटी इज लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज लीडिंग द वेलोसिटी बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू। देखो यहाँ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहाँ पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाई टू का, ठीक है। और इसमें फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई टू का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम वेव्स पढ़ेंगे ना, वेव्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएगा इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें आप अभी से समझ लो, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक बार आपको ये पता है कि इन ग्राफ्स में फेज डिफरेंस इतना है, तो इनका आप ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो। आपको बैठ के सारी चीज़ें अलग से प्लॉट नहीं करनी पड़ेंगी, एक का ग्राफ अगर आपको पता है बाकी दो का भी ग्राफ आप निकाल लोगे, राइट। इसमें और इसमें पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, मतलब एक्स का अगर मैंने ग्राफ बना दिया तो वी ऑफ टी का अगर मैं जो ग्राफ बनाऊंगा ना, दैट विल सिंपली बी एक्स का ही ग्राफ, बस पाई बाई टू यूनिट्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली ए ऑफ टी का अगर मेरे को ग्राफ बनाना है एक्स ऑफ टी के ग्राफ से, तो एक्स ऑफ टी का ग्राफ बनाऊंगा एंड उसको पाई यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यही ग्राफ जब मैं बनाता हूँ, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट का बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सपोज ऐसा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का ग्राफ पाई बाई टू यूनिट शिफ्टेड होगा, ठीक है। तो मतलब साइन के टर्म्स में समझ लो, ये अगर पाई बाई टू कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है पाई बाई टू, राइट। पाई बाई टू पीछे शिफ्ट करना है, मतलब इसको पीछे शिफ्ट कर दो, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ यहाँ तक आ जाएगा, फिर इस तरह से, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इससे हमें और क्या पता लग रहा है? दूसरी बात ये पता लग रही है कि वेलोसिटी जब मैक्सिमम है तब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, राइट। अच्छा, तो ये चीज़ तो है ही, ठीक है। तो वैसे मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ये साइन का बन गया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, कॉस की तरह से बनाता हूँ, ठीक है। तो कॉस का तो चलो ऐसे स्टार्ट होता है, थोड़ा ब्रॉड बना देते हैं, ठीक है। पाई बाई टू पीछे शिफ्ट करना है, मतलब इसको पाई बाई टू पीछे शिफ्ट करूँगा, मतलब ये ऐसे स्टार्ट होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम था तब वेलोसिटी मिनिमम, यही चीज़ आगे जाके ऐसा हो जाएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जब मिनिमम तब वेलोसिटी मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम है बट डायरेक्शन थोड़ा ऑपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव साइड में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट का बना देता हूँ ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा ग्राफ बनेगा।
ठीक है, मैं दो, हाँ हाँ, ठीक है, ये है एक्स ऑफ टी का ग्राफ, ये एक्स ऑफ टी का ग्राफ है। ठीक है, अब एक्स ऑफ टी के ग्राफ से ही मैं वी ऑफ टी का भी ग्राफ जनरेट कर सकता हूँ, वो मैं दोबारा से बना नहीं रहा हूँ क्योंकि रिलेटिवली थोड़ा पोजीशन में ठीक से कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली वो बस पाई बाई 2 यूनिट्स पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वी ऑफ टी का ग्राफ है। ठीक है, बेसिकली इसमें अब ध्यान क्या रखना है कि एक चीज़ जब मैक्सिमम है तो दूसरी चीज़ मिनिमम है। ठीक है, तो जैसे ये मैक्सिमम जब है तब ये मिनिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम जब है तब ये मिनिमम है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपरली अलाइन नहीं है। ठीक है, और अभी इसी में अगर मैं एक्सेलरेशन का भी बनाऊँ, ठीक है, तो चलो मैं पूरा अच्छे से बना ही देता हूँ, अदरवाइज़ ये ठीक से दिखेगा नहीं। टाइम पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी का ग्राफ। और यहीं पे अगर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने जाऊँ तो एक्सेलरेशन का ऐसा आएगा, पाई का फेज डिफरेंस है, राइट, ये पाई था, पाई बाई 2 था, तो पाई हो जाएगा इतना, मतलब यहाँ से ये जो ग्राफ है वही वाला ग्राफ मैं यहाँ पे बना दूंगा, राइट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। और ये चलो, ये फेज डिफरेंस से भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी, मतलब एक्स ऑफ टी जो भी है, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ दैट है, बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और गलती मैंने ये कर दी है कि मैंने सबका एम्पलीट्यूड सेम दिखा दिया है। मैंने सबका एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम दिखा दिया है, तो ऊपर होगा या नीचे होगा ये ओमेगा पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड, बेसिकली एम्पलीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने तीनों ग्राफ का सेम दिखा दिया है, बट सेम नहीं होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ओमेगा पे डिपेंड करता है। मेरे को क्या क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो है ए, इसका एम्पलीट्यूड ए है, एक्स का एम्पलीट्यूड इज़ ए, वी का एम्पलीट्यूड इज़ ए टाइम्स ओमेगा, एंड एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड है ए टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ एम्पलीट्यूड है, वाई एक्सेस पे कितना ऊपर या नीचे जा रहा है वो एम्पलीट्यूड है ना। ओमेगा 1 है तो तीनों सेम हो जाएंगे, ओमेगा 1 नहीं है तो फिर अलग अलग आएगा, ओमेगा लेस देन 1 होगा तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ थोड़ा और सिकुड़ जाएगा। ओमेगा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ और बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, ये और यहाँ से स्टार्ट करता फिर। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो मैं इसके आगे अभी करा नहीं रहा हूँ आज, एक्चुअली ज़्यादा कुछ उतना हम कवर कर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ।